हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, राइट। और जैसा कि आपको पता है, हमारी पॉलिटी की एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, राइट, जिसमें हम ढूंढ ढूंढ के आपके लिए बेस्ट क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। और आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो है वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। और आई होप कि जो एमसीक्यूज इसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये एमसीक्यूज करते करते ही आपके ऑलमोस्ट इसमें ये पूरा टॉपिक ही कवर हो जाएगा, राइट। तो शुरू करते हैं। जस्ट अ मिनट। और इसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। The Vice President of India is elected by the member of an electoral college comprising of। वाइस प्रेसिडेंट को जो इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करती है उसमें कौन कौन शामिल होता है, किससे मिलकर बनती है, राइट। तो ऑप्शंस देखते हैं। ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, नो, ये प्रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल है, राइट। उसमें केवल इलेक्टेड मेंबर होते हैं। ऑल द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यस, बी इज द राइट ऑप्शन। ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई मतलब नहीं होता है। ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबलीज, मैंने पहले ही बताया कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी स्टेट के जो एमएलए हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, राइट। सो हियर इन दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑल द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, राइट। तो आपको ये याद रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज किससे मिलकर बनती है। तो उसमें सारे मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा के भी, राज्यसभा के भी। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में केवल इलेक्टेड मेंबर वोट करते हैं। यहां वीपी के इलेक्शन में इलेक्टेड भी करते हैं, और जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं राज्यसभा के वो भी वोट करते हैं, राइट। सो ऑल द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन on your screen is this one. The vice president of India is elected by, very simple question, people know। कभी आपने वीपी के इलेक्शन में वोट किया है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? क्योंकि वीपी का इलेक्शन कैसे होता है, ही इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ही इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, राइट। जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इनडायरेक्टली इलेक्टेड, वैसे ही वीपी का भी इलेक्शन होता है, ही इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। सो डेफिनेटली नॉट बाय द पीपल। इलेक्टोरल कॉलेज विच इलेक्ट द प्रेसिडेंट, नो, इलेक्टोरल कॉलेज तो इलेक्ट करती है वाइस प्रेसिडेंट को, बट वो इलेक्टोरल कॉलेज जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है वो उससे अलग होती है, राइट। तो वीपी के इलेक्शन के लिए एक अलग इलेक्टोरल कॉलेज बनाई जाती है। नेक्स्ट वन इज द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दिस इज द राइट आंसर। अभी हमने डिस्कस किया, राइट, कि मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ओके। द स्टेट लेजिस्लेचर, नो। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज this one, just a minute। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इनमें से क्या सही है ये बताना है। देखते हैं, दो स्टेटमेंट है, दो ही स्टेटमेंट है, ओके। क्या है, फर्स्ट वन इज लाइक द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्ट, यस, बिल्कुल सही है। अभी मैंने डिस्कस किया कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सीधे पीपल वोट नहीं कर, मतलब
वोटर्स सीधे वोट नहीं करते हैं। यहाँ पे वोटर्स कौन होते हैं, एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाई जाती है और केवल वही वोटर होते हैं, द मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, राइट। तो पहला तो सही है, इज इनडायरेक्ट, यस इट इज इनडायरेक्ट। द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर plays an important role in the election of the both। क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच the election of the president, in the election of the president, election of vice president is indirect। okay, both means president and vice president, right। तो ये क्या कह रहा है, the member of the state legislature plays an important role in the election of the both। it's wrong। स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एमएलएस आर द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, इलेक्टोरल कॉलेज मेड फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, बट दे आर नॉट द मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज मेड फॉर द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, राइट। सो स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट। तो यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा, वन ओनली, ऑप्शन ए। सो राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन। ओके, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, देखते हैं ए क्या कह रहा है। In order to be eligible for election as VP, a person must be qualified for election as the member of upper house। okay, ये स्टेटमेंट तो सही है। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, 35 ईयर से ज्यादा एज होनी चाहिए, राइट। 35 ईयर और मोर देन 35 ईयर। और क्या एलिजिबिलिटी है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और क्या एलिजिबिलिटी है, वो राज्यसभा का मेंबर बनने के योग्य होना चाहिए, राइट। ही इज एलिजिबल, ही शुड बी एलिजिबल टू बी द मेंबर ऑफ अपर हाउस, दैट इज राज्यसभा। अपर हाउस क्या है, अपर हाउस हम बोलते हैं राज्यसभा को, लोअर हाउस लोकसभा, राइट। तो राज्यसभा का मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। राज्यसभा का मेंबर होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। राज्यसभा का मेंबर है तो भी नॉमिनेशन फाइल कर सकता है फॉर द इलेक्शन ऑफ वीपी, बट ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, नहीं भी है राज्यसभा का मेंबर तो भी इलेक्शन लड़ सकता है वाइस प्रेसिडेंट का। ही इज एलिजिबल टू बिकम वीपी, राइट। एक्चुअल में मेंबरशिप से मतलब नहीं है, लेकिन वो एलिजिबल होना चाहिए, राज्यसभा का मेंबर बनने के योग्य होना चाहिए, राइट। सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज राइट। आर क्या है, VP is chairperson of Rajya Sabha। वेरी सिंपल फैक्ट, वेरी ट्रू। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो क्या होता है, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, राइट। जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो बाय डिफॉल्ट राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा, राइट। सो हियर बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज एन एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग टर्म, एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यस, ए इज ट्रू, दोनों सही है। और आर इज एन एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन। हाउ एक्सेप्टेबल, भाई ये क्राइटेरिया क्यों रखा गया कि वो राज्यसभा का मेंबर बनने के योग्य होना चाहिए। ही शुड बी एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। सिंपल सी बात है, ही हैज टू प्रिसाइड द राज्यसभा आफ्टर बिकमिंग वीपी। वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद उनको राज्यसभा के सेशन को प्रिसाइड करना है, उसकी मीटिंग्स को प्रिसाइड करना है। तो इतना तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो राज्यसभा का मेंबर बनने के योग्य हो, राइट। तो ये एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन भी है, ओके। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज,
हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता पॉलिटी में, राइट? अभी मैंने डिस्कस किया कि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो क्या होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यहां एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब है? एक्स ऑफिशियो मीन्स व्हाट? फॉर बीइंग अ वाइस प्रेसिडेंट, राइट? वाइस प्रेसिडेंट होने की वजह से ही इज बाय डिफॉल्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राइट? जो भी वीपी होगा उसे राज्यसभा का चेयरमैन मान लिया जाएगा। वीपी होने की वजह से वो राज्यसभा का चेयरमैन भी है, राइट? सो फॉर होल्डिंग दिस ऑफिस ही इज एलिजिबल टू होल्ड दैट ऑफिस ऑल्सो। ये मतलब होता है एक्स ऑफिशियो का, राइट? As he hold the office of vice president, the chair of vice president, he is eligible to hold the office of the chairman of राज्यसभा, राइट? तो ये मतलब होता है एक्स, जो भी वीपी होगा वो बाय डिफॉल्ट राज्यसभा का चेयरमैन भी होगा, राइट? तो ये मतलब होता है एक्स ऑफिशियो का। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि जिसके लिए आपको पॉलिटी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपकी जनरल अवेयरनेस अच्छी है, अगर आपने कभी पार्लियामेंट का सेशन वगैरह देखा हो, टीवी पे राज्यसभा का सेशन देखा हो, लाइव आता है, राइट? तो बस वो देखना ही काफी है। जो ना भी पॉलिटी पढ़ी हो, फिर भी अगर आपने एक बार भी राज्यसभा का सेशन देखा हो, तो आप वहां देखेंगे कि प्रेसिडेंट वीपी जो है वो प्रिसाइड कर रहे हैं, राइट? तो कुछ क्वेश्चन तो अवेयरनेस लेवल से ही आपके सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इसमें से क्या सही नहीं है, देखते हैं। टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट कैंडिडेट शुड हैव द मिनिमम एज ऑफ 35 ईयर। ये तो सही है। प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज क्या है? एज क्राइटेरिया है 35 ईयर, राइट? वीपी इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अभी हमने इतनी देर तक डिस्कस किया वीपी होता है चेयरमैन राज्यसभा का। सो इट इज ऑल्सो करेक्ट। वीपी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सही नहीं है। हमें क्या बताना है? विच वन इज नॉट करेक्ट, राइट? सो ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। अभी हमने इलेक्शन के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किया कि एक इलेक्टोरल कॉलेज बनती है और वो इलेक्ट करती है वाइस प्रेसिडेंट को। ही इज नॉट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, राइट? ही इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंपोज्ड ऑफ both the houses of the parliament, right? Members of both the houses of parliament. So here option C is, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और डी तो करेक्ट है ही, राइट? सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज ओके। चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें करना क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वीपी ऑफ इंडिया आर नॉट करेक्ट? हमें यह फाइंड करना है कि चारों स्टेटमेंट में से क्या करेक्ट नहीं है। देखते हैं। इन ऑर्डर टू बी वीपी अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। पहला ही सही नहीं है, राइट? क्या कह रहा है ये? वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए a person must be qualified for election as the member of house of people. No, अभी हमने डिस्कस किया कि वीपी बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? उसे काउंसिल ऑफ स्टेट यानी अपर हाउस राज्यसभा, उसका मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, नॉट हाउस ऑफ पीपल। ये क्या है? लोकसभा, राइट? तो ये नहीं है। ये इनफैक्ट ये एलिजिबिलिटी है प्रेसिडेंट बनने के लिए, नॉट वीपी। सेकंड क्या है? अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अ कैंडिडेट फॉर दिस ऑफिस।
हाँ ठीक है, ये तो हो ही सकता है। मतलब कोई एमएलए है तो क्या वो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है? बिल्कुल लड़ सकता है। अगर बाकी एलिजिबिलिटी वो सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, तो बिल्कुल लड़ सकता है। ओके, वो कैंडिडेट हो सकता है। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज सेम एज दैट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी सही है। दोनों का टेन्योर 5 ईयर होता है, राइट। ही कैन बी रिमूव्ड थ्रू द फॉर्मल इम्पीचमेंट, नो, ये गलत है। इम्पीचमेंट केवल प्रेसिडेंट के लिए यूज किया जाता है, राइट, नॉट फॉर वीपी, नॉट फॉर एनी अदर डिग्निटरी, राइट। केवल और केवल एक ही पोस्ट ऐसी है इंडिया में जिसको इम्पीच किया जाता है, और वो है प्रेसिडेंट, राइट। तो फॉर्मल इम्पीचमेंट नहीं होता है इनको रिमूव करने के लिए, उसका प्रोसेस अलग होता है, राइट। तो यहां पे क्या सही है? 2 and 3। ओके, फर्स्ट, yes, 2 and 3, 2, yes, option B is the right answer. Here in this question, option B is the right answer. Okay, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वीपी ऑफ इंडिया, ओके, अगेन यहां पे 4 स्टेटमेंट है और हमें देखना है कि क्या सही है क्या नहीं सही है। वीपी ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, वीपी ऑफ इंडिया इज द सेकंड हाईएस्ट डिग्निटरी ऑफ इंडिया, यस, he is the second highest dignitary of India after president. First is president, second is VP, और प्राइम मिनिस्टर रैंकिंग में 3rd नंबर पे आता है, वाइस प्रेसिडेंट से नीचे आता है, राइट। सो यस, ही इज द सेकंड हाईएस्ट डिग्निटरी ऑफ इंडिया, ये सही है। हैज नो फॉर्मल फंक्शन अटैच्ड टू हिज ऑफिस, यस, ये भी सही है। सॉरी, सेकंड, ये भी सही है। वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस से कोई फॉर्मल फंक्शन नहीं जुड़ा हुआ होता है। इनफैक्ट इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? टू एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राइट। तो इनकी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। बाकी इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट और इन केस ऑफ वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ही हैज टू टेक द चार्ज ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट टिल द परमानेंट प्रेसिडेंट गॉट इलेक्टेड, राइट। जब तक परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाता है तब तक इनको राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी, जो कि मैक्सिमम 6 मंथ तक हो सकता है, राइट। तो एज ए वाइस प्रेसिडेंट कोई फॉर्मल फंक्शन अटैच नहीं होता है, तो सेकंड इज आल्सो करेक्ट। डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हिज एब्सेंस, अभी मैंने डिस्कस किया, पहले ही डिस्कस कर दिया, वही स्टेटमेंट है। एंड लास्ट वन इज act as the president if the president resign or is removed or dies, ये चारों ही स्टेटमेंट सही हैं, all the 4। here right answer is option D, all the 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। क्या बताना इसमें? इफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एब्सेंस ड्यू टू सम रीजन, राइट, देन व्हाट इज आर ट्रू फॉर सच ड्यूरेशन। अच्छा, कब तक कर सकता है? देखो, मैं एक्सप्लेन पहले ही कर दे रहा हूं, क्वेश्चन बाद में आ रहा है। और इनफैक्ट इससे पहले हमने प्रेसिडेंट का चैप्टर किया था, तो अगर उसके भी एमसीक्यूज आपने देखे हैं तो बाय डिफॉल्ट के सारे एमसीक्यूज सही हो जाएंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो मैं ज्यादा ही कर देता हूं ना। तो प्रेसिडेंट में भी मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की थी, राइट। मतलब मेरी आदत है मैं केवल उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बताता, उससे रिलेटेड सारी चीजें मैं डिस्कस कर देता हूं। तो प्रेसिडेंट में भी ये सारा रेफरेंस आया था, राइट, और वहां भी हमने डिस्कस किया था। यहां फिर देख लेते हैं। अभी हमने ड्यूरेशन की बात की थी 6 मंथ, राइट। देखते हैं। In this duration, Vice President hold the post of Chairman of the Council of State? No, this is wrong. जब तक वीपी प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, राइट, चाहे किसी भी वजह से वहां पे वैकेंसी जनरेट हो गई है, राइट, और उनके एब्सेंस की वजह से, till then he will not act
एज द चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, तब तक वो ये जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं रहेगी, राइट, जब तक वो एज ए प्रेसिडेंट एक्ट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि जब तक वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में है एज ए प्रेसिडेंट, चाहे कोई भी वजह हो, तो ही इज एज गुड एज प्रेसिडेंट, एज गुड एज परमानेंट प्रेसिडेंट, राइट। तो चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्यसभा के, वो तो वीपी की है, और उस समय वो वीपी है नहीं, उस समय तो प्रेसिडेंट है, राइट। सो इट इज वेरी लॉजिकल। इन दिस ड्यूरेशन वीपी विल गेट द इमोल्यूमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यस ये सही है, जब तक वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हैं, वो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तब तक उनकी सैलरी, अलाउंस, सब कुछ वही होगा जो प्रेसिडेंट का होता है, राइट। इफ इन दिस ड्यूरेशन वीपी रिजाइन, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यस ये भी सही है। इसे हमने प्रेसिडेंट में भी डिस्कस किया था और बताया था कि एक बार ऐसी सिचुएशन अराइज भी हो गई थी, जब प्रेसिडेंट नहीं है, वीपी उनकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट, और उन्होंने भी रिजाइन कर दिया, तो फिर एम हिदायतुल्लाह जो समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनको प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी, राइट। सो स्टेटमेंट थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, तो यहां पे पहला सही नहीं है, सो राइट आंसर इज सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ओके, so let's move to the next question, which is now on your screen. The VP may be removed from his office by a resolution of Council of State, right? देखो, वीपी को हटाने के लिए दोनों हाउस का कॉन्सेंट तो होना चाहिए, राइट। वो रिजोल्यूशन लोकसभा से भी पास होना चाहिए, बट इट कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का जो रिजोल्यूशन आएगा, उसको केवल और केवल राज्यसभा में ही इनिशिएट किया जा सकता है, राइट। और राज्यसभा में वो रिजोल्यूशन स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा, राइट। और जब राज्यसभा में एक बार स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा, उसके बाद वो रिजोल्यूशन आएगा लोकसभा में, ओके। और लोकसभा में केवल कॉन्सेंट की बात है, तो यहां पे स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, यहां पे चाहिए सिंपल मेजॉरिटी, राइट। तो यहां पे केवल सहमति की बात है, राज्यसभा से स्पेशल मेजॉरिटी और लोकसभा से सिंपल मेजॉरिटी से पास हो गया, तो फिर इस तरीके से वीपी को रिमूव किया जा सकता है, राइट। बट ऐसा रिजोल्यूशन कभी लोकसभा में इनिशिएट नहीं हो सकता। अगर प्रेसिडेंट को हटाना है, तो वो रिजोल्यूशन लोकसभा में भी इनिशिएट हो सकता है और राज्यसभा में भी इनिशिएट हो सकता है, बट इन केस ऑफ वीपी it can be initiated only in the Council of State, that is Rajya Sabha. So here right answer is option A. Okay, next question on your screen is, a resolution for the removal of the VP of India can be proposed in, again जो पहले ही डिस्कस कर लिया वही फिर है, राज्यसभा ओनली, राइट। यहां पे क्या लिखा, लोकसभा ओनली, नो, एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, नो, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, इसकी तो कोई बात ही नहीं है, राज्यसभा ओनली, राइट। सो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अभी हमने इसको डिस्कस किया डिटेल में। Which one of the following is presided over by one who is not its member? सिंपल सी बात है, क्या पूछ रहा है, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनमें से ये जितनी बॉडीज हैं, कौन सी ऐसी बॉडी है जिसे उसका मेंबर नहीं प्रिसाइड करता है, मतलब द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज नॉट मेंबर ऑफ दैट हाउस और दैट बॉडी हिमसेल्फ, राइट। अब देख लेते हैं, लोकसभा, इसको प्रिसाइड करते हैं स्पीकर, राइट, जैसे मिस्टर ओम बिरला अभी जो स्पीकर है, तो क्या वो लोकसभा के मेंबर नहीं है? बिल्कुल है। स्पीकर
शुड ऑलवेज बी एन एमपी, वो एमपी ही होता है, तो वो तो है ही। विधानसभा, इसको भी स्पीकर प्रिसाइड करते हैं, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड ही विल ऑलवेज बी द मेंबर ऑफ दैट हाउस, वो भी एक एमएलए होगा, राइट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पहली बात, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसकी मीटिंग एक साथ कम ही होती है, हमेशा कैबिनेट की मीटिंग होती है, और अगर हो भी रही है और पीएम है तो पीएम प्रिसाइड करेंगे, राइट। तो वो खुद भी एक मिनिस्टर है। बट राज्यसभा, इसे प्रिसाइड करते हैं वाइस प्रेसिडेंट, हु इज नॉट मेंबर ऑफ राज्यसभा, राइट। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी। Next question on your screen is, which one of the following statement is not correct? चार स्टेटमेंट है, क्या सही नहीं है, देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हैज टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेपरेटली विथ स्पेशल मेजॉरिटी, यस, वेरी ट्रू, बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस इन सुप्रीम कोर्ट इज हर्ड बाय मिनिमम 5 जजेस, यस। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 से कम जजेस की नहीं बन सकती, राइट, मिनिमम 5 जजेस। So both the statement are correct. Freedom of press is included in the fundamental right. Freedom of speech and expression. Yes, freedom of press अलग से कहीं मेंशन नहीं किया गया है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक डिराइव्ड राइट है, और इसे कहां से डिराइव किया गया है? फ्रॉम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, विच इज दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके, तो तीनों स्टेटमेंट तो सही निकल गया, तो ऑब्वियस सी बात है, एक गलत है तो चौथा ही होगा। जाकिर हुसैन वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दिस इज रॉन्ग। फर्स्ट वीपी ऑफ इंडिया इज राधा कृष्णन, राइट, कल ही हमने डिस्कस किया था। तो डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन is in front of you now. Question number 14. Consider the following statement and select the correct answer from the code given below. चार स्टेटमेंट है, देखते हैं। The executive power of union is vested in the prime minister. No. Constitutionally, it is not correct. Executive power of union is vested in the president under Article 53, right? Actually तो प्राइम मिनिस्टर में होती है, पावर रियल हेड तो प्राइम मिनिस्टर ही है, बट कॉन्स्टिट्यूशनली, राइट, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज पढ़ें तो आर्टिकल 53 क्या बोलता है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, राइट। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यस, ट्रू, ये सही है। द प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वेरी ट्रू, ये भी सही है। द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट नीड नॉट टू बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी सही है। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट के समय किसी भी हाउस, मतलब अगर वो राज्यसभा का भी एमपी नहीं है, लोकसभा के भी एमपी नहीं है, क्या तब भी उसे पीएम अपॉइंट किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है, इनफैक्ट किया गया भी है। राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए तो ना तो वो लोकसभा के एमपी थे, ना ही राज्यसभा के एमपी थे, राइट। हाँ, ये अलग बात है कि 6 महीने के अंदर विद इन 6 मंथ उनको किसी न किसी हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। अगर 6 महीने तक वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं बने तो उसके बाद वो अपनी पोस्ट पे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, राइट। और ये इट इज नॉट ओनली फॉर पीएम, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चाहे कोई भी मिनिस्टर आप बन रहे हो, ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है। बिना एमपी रहे भी आप कम से कम 6 महीने के लिए मिनिस्टर बन सकते हैं, राइट। बट 6 महीने के अंदर आपको फिर मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, राइट। तो ऑल दैट इज पहला गलत है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2, 3 एंड 4, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statement is correct about the prime minister of India? प्राइम मिनिस्टर के बारे में इसमें से क्या सही है? प्राइम मिनिस्टर इज द नॉमिनल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पहला ही गलत है, ही इज नॉट नॉमिनल हेड। कितनी बार मैंने डिस्कस किया है, ही इज द रियल हेड। ओके, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट,
Actually, he is responsible to the parliament and especially Lok Sabha. He is responsible to the Lok Sabha. So options B is also not correct. क्या हमें बताना है? Which of the following statement is correct? तो इनमें से कोई एक ही सही है. कोड तो दिया नहीं है नीचे. He cannot dismiss any of his minister. He can dismiss minister. In fact, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट डिसमिस नहीं कर सकता. वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है और प्रेसिडेंट डिसमिस करते हैं, राइट? तो डिसमिस करने का राइट तो प्रेसिडेंट के पास है, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पीएम, राइट? एंड डी, प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. यस, डी इज ट्रू. तो इनफैक्ट ही कैन नॉट डिसमिस एनी ऑफ हिज मिनिस्टर. ये अब देखो, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से, तो ये भी बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है, राइट? क्योंकि ये बात सही है कि ही कैन नॉट डिसमिस, वो सीधे डिसमिस नहीं कर सकता. ही कैन रिकमेंड अ प्रेसिडेंट, राइट? और उसके रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट डिसमिस करते हैं. बट यहां पे दोनों में ज्यादा सही कौन है? क्योंकि इट इज अ PYQ, ये किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको ये देखना होता है कि ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, राइट? तो यहाँ पे डी तो बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ही नहीं है. ही इज द रियल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. मतलब ए गलत है तो डी तो वैसे ही सही होगा. ए का जस्ट ऑपोजिट डी है, राइट? सो हियर राइट आंसर इज डी. तो कभी इस तरह का कंफ्यूजन हो तो आपको ये देखना है, और एक ही आपको ऑप्शन चुनना हो तो फिर आपको ये देखना है कि ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है, राइट? क्योंकि लैंग्वेज कभी कभी कंफ्यूजिंग हो सकती है, तो आपको इंटेंशन पकड़ना पड़ता है कि एग्जामिनर का. तो ठीक है, वो ये जानना चाहता है कि आपको ये फैक्ट पता है कि नहीं, राइट? दैट्स इट. अब यहां सीधे सीधे दिख रहा है और आप ज्यादा दिमाग लगा के इसको टिक कर देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज. वेरी इजी क्वेश्चन. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज appointed by whom? President. He is not elected. कंफ्यूज आपको नहीं होना है, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं होता है इंडिया में. आप प्राइम मिनिस्टर पीएम के लिए वोट करते हैं? नो, यू वोट फॉर एमपी. इलेक्शन एमपी का होता है, राइट? और आउट ऑफ 543 एमपीज, one becomes PM who has the support of largest member of the house, right? वो बनता है पीएम जिसके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है. तो इलेक्शन एमपी का होता है. he is not elected, not selected, not nominated. he is appointed by whom? By president, right? So here option D is the right answer. Next question on your screen is, the PM of India is head of the state government. अब ये क्वेश्चन तो बच्चा भी कर लेगा, राइट? पीएम ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट का तो हेड होता नहीं, उसका तो सीएम होता है, राइट? सेंट्रल गवर्नमेंट, यस, बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, बोथ क्यों होगा? नन ऑफ देम. ही इज हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Consider the following statement. The Constitution of India classifies the ministers into 4 rank: cabinet, minister of state with independent charge, minister of state and deputy minister. हमें बताना क्या है, इसमें से कौन सा करेक्ट है, राइट? अब देखो, पहले स्टेटमेंट पे क्या प्रॉब्लम है? ये जो क्लासिफिकेशन है ये तो सही दिया है. इतने तरह के मिनिस्टर होते हैं: कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर. इनफैक्ट डिप्टी मिनिस्टर पहले हुआ करते थे, ये डेजिग्नेशन अब नहीं यूज की जाती. तो अब देखा जाए प्रैक्टिकली तो 3 ही तरह के मिनिस्टर होते हैं: कैबिनेट, MOS, इंडिपेंडेंट एंड MOS, राइट? अब डिप्टी मिनिस्टर नहीं बनाए जाते, बट स्टिल चलो कभी तो होते थे, राइट? बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लासिफाई नहीं किया है, राइट? इट इज अ कन्वेंशन.
ये कन्वेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में केवल एक वर्ड यूज किया गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट्स इट, राइट। वहां पे केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात की गई है, और कैबिनेट वर्ड तो बाद में अमेंडमेंट से ऐड किया गया, वो भी इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है, इमरजेंसी के कॉन्टेक्स्ट में, राइट। तो ये क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बताई है, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, राइट। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द पीएम शैल नॉट एक्सीड 15%, यस सही है, 15% of the total number of member of the Lok Sabha. Yes, second statement is right. Right. In fact, पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज होगा वो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ से 15% से ज्यादा नहीं होगा। और यही बात विधानसभाओं पे भी एप्लीकेबल है कि उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के 15% से ज्यादा नहीं होगा, राइट। सो ऑप्शन 2 इज द राइट, मतलब ये सही है। सो हियर बी इज द राइट आंसर, 2 ओनली, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैबिनेट इंक्लूड मिनिस्टर विद द कैबिनेट रैंक, यस पहला ही ऑप्शन सही है। मिनिस्टर्स विद द कैबिनेट रैंक, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट लेवल, नो। कैबिनेट मिनिस्टर एंड स्टेट मिनिस्टर्स, नो। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ, नो। कैबिनेट इंक्लूड्स मिनिस्टर विथ कैबिनेट रैंक, राइट। सिंपल सी बात है। 3 तरह के मिनिस्टर इस समय बनाए जाते हैं, कैबिनेट, एमओएस एंड एमओएस इंडिपेंडेंट, राइट। तो कैबिनेट मिनिस्टर कौन होते हैं? हाईएस्ट रैंकिंग मिनिस्टर, राइट, जो हाई प्रोफाइल पोर्टफोलियो को हैंडल करते हैं, जैसे फॉरेन, डिफेंस, फाइनेंस, होम, राइट। तो वो है कैबिनेट मिनिस्टर। तो मिनिस्टर विद द कैबिनेट रैंक, इट्स जस्ट अ रैंक, राइट, ये रैंक ही है, एमओएस, एमओएस इंडिपेंडेंट एंड कैबिनेट मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर screen is, the word मंत्रिमंडल, कैबिनेट, कैबिनेट की हिंदी मंत्रिमंडल है, is mentioned only once in the constitution, that is in, जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि कैबिनेट वर्ड बाद में ऐड किया गया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमरजेंसी, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से ऐड किया गया, राइट, इन आर्टिकल 352, राइट। इसमें क्या बोला गया कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी तब तक इंपोज नहीं करेंगे जब तक उनको कैबिनेट का रिटर्न एडवाइस न मिले, एडवाइस इन रिटर्न, रिटर्न फॉर्म, राइट। तो इमरजेंसी के कॉन्टेक्स्ट में कैबिनेट वर्ड पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन में आया, राइट। तो यहां पे हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन ए, आर्टिकल 352, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who exercises the actual executive power under the parliamentary form of government? पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी ये क्वेश्चन आया था कि रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसी स्टेटमेंट वगैरह में, कि एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है। देखो वैसे तो आर्टिकल वाइज आर्टिकल 53 क्या बोलता है, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, राइट। लेकिन वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, बट एक्चुअल क्या है? एक्चुअली all the executive power of union actually enjoyed by whom? Prime Minister, right? So here right answer is option B, Prime Minister, right? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमेशा एक रियल हेड होता है, एक नॉमिनल हेड होता है। रियल नॉमिनल हेड इज प्रेसिडेंट एंड रियल हेड इज प्राइम मिनिस्टर, who actually enjoys the executive power, right? So here option B is the right answer. Next question is, which article of Indian Constitution describes the appointment and disqualification of the Council of Minister? अच्छा, किस आर्टिकल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट और डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है, राइट?
इट इज आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में बात की गई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट की और डिस्क्वालिफिकेशन की, और उसमें क्या बोला है कि प्रेसिडेंट will appoint the members of the council of minister on the advice of prime minister, right? So it is discussed in article 75. Okay, question 23, what is the minimum age requirement to become the prime minister of India? अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है, राइट? कि पीएम बनने के लिए मिनिमम एज इतनी होनी चाहिए, कहीं भी कोई एज क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है, राइट? लेकिन क्या एज्यूम किया जाता है, ये कंसीडर कर लिया जाता है कि लोकसभा का एमपी बनने के लिए जो एज है, और लोकसभा के एमपी बनने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, 25 ईयर्स, राइट? लोकसभा के एमपी बनने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 25 साल, 25 ईयर्स, राइट? और अगर आप एमपी बन सकते हैं तो आप पीएम भी बन सकते हैं, राइट? तो वहां से हम ये डिराइव करते हैं कि इट विल बी 25 ईयर। अदरवाइज कहीं भी डायरेक्टली पीएम की एज की कोई बात नहीं की गई है, बट इधर इट इज पीएम और टू बिकम एनी मिनिस्टर, टू बिकम पीएम और टू बिकम एनी मिनिस्टर, टू बी अपॉइंटेड एज एनी मिनिस्टर, द एज विल नॉट बी, द एज शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर। और वैसे भी 25 साल एज नहीं है तो फिर लोकसभा का एमपी बनने के लिए तो 30 ईयर एज है, और आपको दोनों में से किसी न किसी हाउस का तो मेंबर होना पड़ेगा मिनिस्टर बनने के लिए, और एटलीस्ट कंटिन्यू करने के लिए आफ्टर 6 मंथ। तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर, राइट? वहां से हमने डिराइव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, अ सेंट्रल मिनिस्टर हु इज नॉट द मेंबर ऑफ एनी हाउस कैन रिमेन इन ऑफिस फॉर, ऑलरेडी वी डिस्कस दिस पॉइंट। जो प्राइम मिनिस्टर के लिए हमने डिस्कस किया था, जो पीएम के लिए एप्लीकेबल है, वही और भी मिनिस्टर्स के लिए भी एप्लीकेबल है, राइट? तो बिना एमपी हुए भी यू कैन बिकम ए मिनिस्टर। जैसे एस जयशंकर, पहली बार जब उनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया तो किसी हाउस के मेंबर नहीं थे, ही वॉज द ब्यूरोक्रेट, राइट? और उनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया, तो जब बनते समय तो किसी हाउस के मेंबर नहीं थे, बट 6 महीने के अंदर उन्होंने राज्यसभा की मेंबरशिप ले ली, राइट? तो बिना मेंबर हुए कितने समय तक एज ए मिनिस्टर कंटिन्यू कर सकते हैं, इट्स 6 मंथ, राइट? इसे हमने कई बार डिस्कस किया अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। 6 मंथ बिना किसी हाउस का मेंबर हुए, मतलब बिना लोकसभा का एमपी हुए, बिना राज्यसभा का एमपी हुए भी यू कैन कंटिन्यू एज ए मिनिस्टर फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, और 6 महीने के अंदर अंदर आपको किसी हाउस की मेंबरशिप ले लेनी है, अदरवाइज तो यू कैन नॉट कंटिन्यू एज द मिनिस्टर, राइट? तो वो आपका लैप्स हो जाएगा। ओके okay? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन लेके आए थे, इसमें वीपी के तो क्वेश्चन थे ही, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो बाकी के क्वेश्चन इसमें प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस टॉपिक से मैंने उठाए थे। ओके, तो आई होप इससे आपका अच्छा रिवीजन हुआ होगा, ठीक है? ये टॉपिक आपका प्रिपेयर हो गया होगा। इसमें से कितने क्वेश्चन आपने सही किए आप खुद एनालाइज करिए, क्योंकि क्वेश्चन इजी थे तो इसमें तो मैक्सिमम क्वेश्चन सही होने चाहिए। एक दो ह्यूमन एरर हो जाए तो वो अलग बात है, अदरवाइज ये तो सारे ही क्वेश्चन सही होने चाहिए थे। ओके, तो अगर आपको ज्यादा इसमें दिक्कत हो रही है तो आप फिर इस टॉपिक को रिवाइज करिए, ओके, और फिर आप इसे देखिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में with new topic, with other top MCQs. Okay, till then keep learning, keep growing. Okay.